चलिए let's start. This is about section 143. It's a fast track revision of section 143. मैं सारे फाइन पॉइंट्स जल्दी जल्दी बोलूंगा. इसकी डिटेल क्लास अराउंड 3.25 घंटे चली थी. There were 2 classes based on this particular section. It's a very big section. Section 143 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि ऑडिटर के पास राइट होता है कि वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स जो कहीं भी रखे हुए हों, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी पे रखे हों या कहीं भी दूसरी जगह रखे हों, एंड ऑफ कोर्स सारा डॉक्यूमेंट्स हम रजिस्टर ऑफिस पे एक जगह तो नहीं रख सकते. इट विल बी स्कैटर्ड ऑल ओवर इंडिया या बाहर भी. दे हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स केप्ट एनीवेयर. ओके, नाउ 143 सबसेक्शन 1 के अंदर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दैट व्हाट स्पेसिफिक इंक्वायरीज एन ऑडिटर हैज टू मेक अंडर दिस सेक्शन. देखिए, ऑडिटर इंक्वायरी तो बहुत सारी बातों के अंदर करता है. सिर्फ ऑडिट में 6 चीजें इंक्वायर नहीं होती है, बट सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 बोलता है कि वो 6 कौन सी बातें हैं. एक एक करके हम इसको देखते हैं. बोलते हैं कि जो लोन सिक्योर्ड है वहां पे मुझे इंक्वायर करना है whether they have been properly secured and the terms and conditions are not against the interest of the company. ध्यान से सुनिए, मैंने बोला जहां लोन सिक्योर्ड है, कुछ लोग लिख के आ जाते हैं चेक whether the loans are secured. No, they are saying कि सिक्योर्ड लोन दिखने में तो लगते हैं कि इसमें कोई रिस्क नहीं है. हो सकता है तुमने सिक्योर्ड लोन अपने कोई रिलेटेड पार्टी को दे दिया हो तो प्राइमा फेसी लगेगा सिक्योर्ड लोन है, कोई रिस्क नहीं है. बट हो सकता है कि टर्म्स 25 साल बाद रिपे होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%, तो ये सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कंपनी के लिए अच्छे नहीं है. तो इनहेरेंट रिस्क इज यूजुअली हाई इन द केस ऑफ सिक्योर्ड लोन्स. नेक्स्ट, द ट्रांजैक्शंस, सो इनहेरेंट रिस्क लो है, बट हो सकता है कि आपने इस तरह ट्रांजैक्शन को स्ट्रक्चर किया है कि आप पकड़ ही नहीं पाए कि वहां क्या हो रहा है. तो ये इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है. और इस सेक्शन की एक खास बात है, इंक्वायरी के बाद अगर कुछ एडवर्स मिलता है तो ही रिपोर्ट करना है, अदरवाइज रिपोर्ट नहीं करना है. एवरीथिंग इज फेवरेबल. नेक्स्ट, बुक एंट्री ट्रांजैक्शंस वेदर दे आर प्रेजुडिशियल, लाइक सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस जो जिसमें कोई एक्चुअली में ट्रांजैक्शन नहीं है, जस्ट बुक एंट्री है, या एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अगर कुछ है तो कहीं वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी तो ना हो. नेक्स्ट, अगर कंपनी नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है या बैंकिंग कंपनी नहीं है और वो अगर इन्वेस्टमेंट्स बिलो कॉस्ट बेचती है तो मुझे इंक्वायर करना है ऐसी क्या रीजंस थी कि बिलो कॉस्ट बेचा गया है, कहीं कुछ मैनिपुलेशन तो इन्वॉल्व नहीं है. नेक्स्ट, लोन्स एंड एडवांसेस हमने दिया है पर उसको हम सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में दिखा रहे हैं, ये गलत होगा. अगर ये ऐसा हुआ है तो रिपोर्ट करिए. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बोल के डायरेक्टर है जा रहा है स्विट्जरलैंड, ब्राजील, ये सब जगह जा रहा है और उसको कंपनी के रेवेन्यू अकाउंट में दिखा रहा है. ये पर्सनल एक्सपेंसेस अगर वो रेवेन्यू में चार्ज तो नहीं किया, अगर किया है तो इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर शेयर्स कैश में अलॉट हुए हैं तो कैश आया हो, और अगर शेयर्स अलॉट हुए हैं फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, इंक्वायर करो कि कहीं कुछ वैल्यूएशन का चक्कर तो नहीं है. मशीनरी 1 करोड़ का और आप बोलते हैं हम शेयर्स दे दिए और मशीनरी की वैल्यू उतनी थी नहीं, तो तुमने जानबूझकर शेयर कैपिटल बढ़ाने के लिए ये सब कुछ उल्टा फुल्टा किया है. पर अगर मैं बोलूं कि डिबेंचर्स की जगह उनको शेयर्स दे दिया कन्वर्ट करके, वहां पर दिस इज नॉट अ केस वेयर आई विल इंक्वायर, बिकॉज ये चाहे कैश नहीं आ रहा है पर मेरी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी खत्म हुई है. अंडरस्टूड. तो शेयर्स अलॉट कब होते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश, ऐसे कई एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं. मशीनरी वाज वन एग्जांपल. या अमालगमेशन में मैं बोलता हूं शेयर्स इशूड फॉर नॉन शेयर्स इशूड इन एक्सचेंज ऑफ माय शेयर्स, आई in your shares I gave shares of my company, that can be a case where I have to make inquiry. So section 143 subsection 1 में 6 inquiries है जिसको हम लोग टेक्निक सीखे थे कि यहां पर बिपाशा बासु, बिप्स है इसका शॉर्टकट नाम जो बॉलीवुड में बोलते हैं. बुक एंट्रीज, इफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड बिलो कॉस्ट, पर्सनल एक्सपेंसेस, शेयर्स, बिप्स. बिप्स किसको लोन्स एंड एडवांसेस देती है, ध्यान से देखा करो. ओके, इसी सेक्शन में देखा था कि ऑडिटर जो है सब्सिडरीज के रिकॉर्ड्स भी देख सकता है, एसोसिएट कंपनीज के रिकॉर्ड्स भी देख सकता है कंसोलिडेशन पर्पस के लिए. तो सेक्शन 143(1) इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेक्शंस. डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और कई बार शेयर्स अलॉटेड फॉर नॉन कैश कंसीडरेशन में एक 4 मार्क का केस स्टडी आता है जहां पर आपको ये समझाना पड़ता है कि 143(1) के अंदर वो स्पेसिफिक इंक्वायरी करेगा. ओके, उसके बाद हमने इसी क्लास में देखा था पहले कि गवर्नमेंट कंपनीज जो होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज उनके बारे में स्पेशल प्रोविजंस क्या है. एंड आई आइडेंटिफाइड अराउंड 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट्स इन गवर्नमेंट कंपनी. यहां 2 नए वर्ड्स आए थे. वन वाज योर सप्लीमेंट्री ऑडिट एंड एक और नया शब्द आया था यहां पर टेस्ट ऑडिट. तो टेस्ट ऑडिट में बेसिकली क्या होता है, ये देखा जाता है इकोनॉमी एस्पेक्ट्स, एफिशिएंसी ऑफ द एक्सपेंडिचर मेड, क्या एक्सपेंडिचर किसी एक के पॉकेट में तो नहीं जा रहा है, कहीं जरूरत से ज्यादा खर्चा तो नहीं दिखाया है. दीज आर प्रोप्राइटी एस्पेक्ट्स ऑल्सो. तो यहां पर आप देखोगे गवर्नमेंट कंपनी के केस में
CNAG will appoint the auditor. Number one, they give directions how the audit should be done. The auditor will submit a report to Comptroller and Auditor General of India. मैं वापस बोल रहा हूं, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? CNAG को। यहां पर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट भी करता है, ये भी वन ऑफ द स्पेशल प्रोविजंस है। एंड उस रिपोर्ट में वो लिखता है क्या एक्शंस वो लिया है और इंपैक्ट क्या आ रहा है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैं वापस बोल रहा हूं, ऑडिटर अपॉइंटमेंट, डायरेक्शंस, ऑडिटर अपॉइंटमेंट, डायरेक्शंस, ऑडिट रिपोर्ट की सबमिशन, ऑफ कोर्स जो डायरेक्शंस दिया उसी को दोगे और वो सब डिटेल्स लिखेगा इसमें क्या क्या एक्शन लिया है। Now CNAG within 60 days from receiving the statutory audit report, they can order supplementary audit of the financial statements by some other person also to get some additional information about this financial statement, and उस additional information आने के बाद they can comment upon such supplementary audit report, और supplementary audit report के जो comments हैं वो उन सब लोग को circulate किए जाएंगे जिनको आप circulate करते हैं copies of financial statements, यानी shareholders, members, creditors, debenture holders, and it will be also laid before AGM. तो आप ये रिवीजन क्लास में सारा फ्लो देख रहे हैं, how the things are moving. उसके अलावा CNAG if he considers necessary can order test audit, जिसका मीनिंग मैंने बताया था। सप्लीमेंट्री ऑडिट इज नॉट परफॉर्मेंस ऑडिट, एफिशिएंसी, वो सब टेस्ट ऑडिट में होता है। सप्लीमेंट्री ऑडिट में हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर कर दिया ऑडिट उसमें हमारे लोग जाकर चेक करेंगे। मेरा एक स्टूडेंट है, ही वाज इन CNAG ऑफिस, तो ये मैंने प्रैक्टिकली पता किया है। सम पीपल हैव मिस इंटरप्रेटेड द वर्ड सप्लीमेंट्री ऑडिट। ओके, आफ्टर दिस ब्रांच ऑडिट की बात होती है। ब्रांच ऑडिटर के सारे राइट्स एंड ड्यूटीज हैं जो मेन ऑडिटर के। यस, ब्रांच ऑडिटर भी डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए सेक्शन 141 के अंदर। सो ब्रांच ऑडिट कंपनी का ऑडिटर भी कर सकता है या कोई दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो क्वालिफाइड हो टू एक्ट एज एन ऑडिटर। फॉरेन कंट्री में है तो उस कंट्री के लॉज के अनुसार वो क्वालिफाइड होना चाहिए। ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को नहीं भेजता है, वो अपनी रिपोर्ट प्रिंसिपल ऑडिटर को भेजता है और वो फिर सारे ब्रांचेस का रिपोर्ट्स आने के बाद एक फाइनल अपनी रिपोर्ट तैयार करता है सबके इफेक्ट को देखते हुए। ओके, उसके बाद हमने देखा था ऑडिटर को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक एनेक्जर कारो कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर भी होती है जो मोस्ट कंपनीज को अप्लाई करती है, और उसी कारो के ऑर्डर में लिखा हुआ है विच कंपनीज आर एक्सक्लूडेड, वो हम लोग बाद में देखेंगे। इसके अलावा हमने इसी क्लास में पढ़ा था पहले कॉन्सेप्ट जिसका नाम था सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। लिसन टू मी केयरफुली। अगर कोई शख्स डायरेक्टर है एक ऐसी कंपनी का जिसने इन 5 गुस्ताखियों में से एक भी गुस्ताखी की हो, जो हमने क्लास में पढ़ा था, डायरेक्टली लगातार उन्होंने उस कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 सालों का फाइल नहीं किया है टाइम से, या टाइम आपको पता ही है विद इन 30 डेज ऑफ AGM, या एनुअल रिटर्न MGT 7 नाम का फॉर्म वो भी 3 साल लगातार टाइम से नहीं फाइल किया है, दोनों में से एक भी, या इस टाइप के डिफॉल्ट किया है DDD, एंड ये वाली ग्रीन इंक वाली जो डिफॉल्ट हैं 1 साल या 1 साल से ज्यादा चला हो उनके टेन्योर के दौरान। मैं फास्ट हूं क्योंकि सारा समझा चुका हूं। तो ऐसे शख्स फिर किसी और कंपनी के 5 साल तक ऑडिटर नहीं बन सकते और इस कंपनी में रीअपॉइंट भी नहीं हो सकते। सर ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है कि सपोज मैं एक्स लिमिटेड का ऑडिट कर रहा हूं, इसके डायरेक्टर है मिस्टर ए, ये 19 और कंपनीज में डायरेक्टर हैं और उनमें से एक कंपनी है वाई लिमिटेड जिसमें ऊपर वाले 5 गुस्ताखी में से एक हुआ है। तो मैं तो एक्स लिमिटेड का ऑडिटर हूं, मैं इसके ऑडिट रिपोर्ट में लिखूंगा दैट मिस्टर ए इज डिस्क्वालिफाइड अंडर 164(2) क्योंकि वो वाई लिमिटेड में ऐसी ऐसी गलती हुई है। सर लॉजिक क्या है? ऑडिट रिपोर्ट में तो फाइनेंस की बातें होती हैं, ये क्यों लिखा जाता है? ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को जाता है, सबको पता तो चले कि हमारे ये डायरेक्टर साहब थोड़े से अलग हैं, जो गैर जिम्मेदाराना हरकत वो वहां किए हैं कल को आपके कंपनी में भी कर सकते हैं। तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 का वन ऑफ द कंटेंट्स है दैट वेदर एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। इसके लिए मैं डायरेक्टर से डिक्लेरेशन लेता हूं। ऑफ कोर्स मुझे वाई लिमिटेड मुझे थोड़ी एंटरटेन करेगा, दिखाइए आपके रिकॉर्ड्स हम चेक करने आ गए सब कुछ। मैं तो एक्स लिमिटेड का हूं ना, तो मैं डायरेक्टर से डिक्लेरेशन लेता हूं दैट ऐसी ऐसी बातों को चेक करने के लिए। इज इट ओके? उसके बाद सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में हम लोग फिर से आ गए। ये हमने इसके सेकंड पार्ट में किया था, तो अगर कोई का सेकंड पार्ट नहीं हुआ है तो इसको एक बार पॉज कर दीजिएगा। नाउ व्हाट इज 143 सबसेक्शन 3? इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 10 11 पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग एक टेक्निक डेवलप किए थे।
क्या सारे इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो ऑडिट के लिए नेसेसरी होते हैं मिल गए हैं, और अगर नहीं मिले हैं तो क्या इफेक्ट आ रहा है, ये हमें स्टेट करना है। तो कई बार केस स्टडी आ जाता है, द डायरेक्टर डिड नॉट सप्लाई दिस इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर, एज एन ऑडिटर हाउ विल यू डील विद दिस। लोग मॉरल साइंस लिख के आ जाते हैं, दिस इज बैड, दे शुड हैव कोऑपरेटेड। यहां दो चीजें हैं, पहले तो 143 सबसेक्शन 3 को कोट करना होगा। The audit report shall state whether he has obtained all information and explanations necessary for audit, and if not, the effect has to be stated. In the present case, they did not cooperate, so this has to be stated, and this is also considered as a limitation on the scope of audit. वो hardcore audit वाले classes में उसके impact जो आप पढ़ लोगे वो भी answers में incorporate होंगे। उसके बाद whether proper books of accounts required by law, जो आपको तीनों फीचर्स पता है, जो लिखा हुआ है, या जो ब्रांच वो विजिट नहीं कर पाता है, बिकॉज इस लाइन से पता भी चल गया कि इट्स नॉट कंपल्सरी टू विजिट द ब्रांच पर्सनली, उनके प्रॉपर रिटर्न्स पीरियोडिकली आ जाते हैं। ब्रांच ऑडिट की रिपोर्ट मेरे पास आ गए थे क्या, उसको मैंने कैसे कंसिडर किया है। सर ब्रांच ऑडिटर मेरे को रिपोर्ट भेजा ही नहीं, बोला इस साल फ्लड आया हुआ है, मैं ऑडिट ही नहीं कर पाया, मुझे लिखना पड़ेगा ऐसा नहीं हुआ है ऑडिट। ओके, पीएल बैलेंस शीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स के संग मैच कर रहे हैं ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एएस और इंड एएस, अगर जिन कंपनीज के लिए लिस्टेड कंपनी के लिए इंड एएस कंपल्सरी होता है, कई कंपनीज वॉलंटरली भी अपने आप को इंड एएस के अंदर ले आती है, वंस दे फॉलो दे हैव टू कंटिन्यूअसली फॉलो, एंड अदर अनलिस्टेड कंपनीज जिनका एक थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाए उनके लिए भी इंड एएस एप्लीकेबल हो जाता है। उसके अलावा 164(2) एंड वेरी इंटरेस्टिंग, ऑडिटर हैज टू स्टेट व्हाट ऑडिटर हैज टू स्टेट whether IFC, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, अभी शॉर्ट में बोलूंगा, whether IFC over financial reporting, ये फ्रेज प्रैक्टिस करना रिवीजन में बहुत लोग मिस कर जाते हैं। whether internal financial control over financial reporting, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी आइटम्स हैं, सेल, परचेज एटसेट्रा एटसेट्रा, पीएल बैलेंस शीट में, उनके ऊपर इंटरनल कंट्रोल कैसा है, IFC में बेसिकली वो चेक होता है। ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर मैं बोलूं तो लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी हो, सबके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ आईएससी पे कमेंट किया जाता है इस सेक्शन के अंदर, बोथ कंपनीज। क्योंकि एक दिन आप पढ़ोगे कि कुछ कुछ चीज सिर्फ लिस्टेड कंपनी को अप्लाई करती है, पर यहां पे दोनों कंपनीज है, पर कुछ प्राइवेट कंपनीज जो ओपीसी हैं, स्मॉल कंपनी है, या ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिनका टीबी इतने करोड़ के नीचे हो, उनका टी भी कभी क्रॉस ना किया हो 50 करोड़ के ऊपर साल में टर्नओवर, या जिनका एग्रीगेट ऑफ द बोरोइंग्स फ्रॉम ऑल बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस और बॉडी कॉर्पोरेट साल में कभी भी, सिर्फ ईयर एंड फिगर नहीं देखोगे, साल में कभी भी सब मिला के जो बोरोइंग्स आ रही है वो 25 करोड़ क्रॉस ना किया हो, उससे नीचे ही हो, तो दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। सर मेरा टर्नओवर 40 करोड़ है पर मैं बोरोइंग 26 करोड़ है, तुम अभागे हो, तुमको आईएफसी रिपोर्टिंग ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लैंग्वेज देख रहे हो मेरा, आईएफसी ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तुम्हारे यहां पर कंपल्सरी होगा। तो इसको मैंने याद करने का एक टेक्निक बनाया था, एक गाना बहुत फेमस हुआ था, वो गाना आपने पक्का सुना होगा, दैट इज, मैंने कहीं लिखा है, ऊ लाला, यानी कि एक पिक्चर था, मैं ये 20 साल से एग्जाम्पल को यूज कर रहा हूं। बापी दा जो 5 किलो सोना लेके चलते हैं, यहां बापी दा अभी ना बीमार है, इल है, बीमार चल रहे हैं थोड़े से, क्योंकि बी के बहुत सारे पॉइंट्स है, ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के संग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैच कर रहा है, एएस और इंड एएस का पालन हो रहा है। सो लॉट ऑफ पॉइंट्स यू सी हियर, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, information, IFC over FR, directors under 1764 subsection 2, adverse effect on the functioning of the company, and what is ill, that is यहां पर बताया था मैंने कि कोई पेंडिंग लिटिगेशंस चल रहे हैं तो उसका इंपैक्ट, लॉस, फोर्सिएबल लॉसेज अगर हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पर, उसका आपने प्रोविजनिंग किया हो, एंड गायब हो गया, सॉरी, एंड व्हाट इज दिस आई, अगर आईपीएफ फंड में कोई अमाउंट ट्रांसफर करने में डिले हो रहा है तो ये भी हमें लिखना होता है। इसके अलावा जो आपके सेक्शन 197 में भी एक पॉइंट है कि अगर आपके कोई डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या नॉन एग्जीक्यूटिव, होल टाइम या पार्ट टाइम, जो रेम्यूनरेशन है उनको लिमिट्स के अंदर मिलती है, किसी को आप एक्सेस तो नहीं दे रहे हैं, वो भी ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट है। एंड ऑडिट रिपोर्ट में एनेक्जर्स में आप देखोगे कारो जा रहा है, आईएफसी एफआर रिपोर्ट जा रही है, एंड ये कंटेंट्स बढ़ते जा रहा है एवरी ईयर, मोर एंड मोर रिपोर्ट। इंडिया का ऑडिट रिपोर्ट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑडिट रिपोर्ट भी माना जाता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स वर डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर जोन। क्योंकि रिवीजन क्लास है, मैं सारे पॉइंट्स टच भी कर रहा हूं, और ज्यादा लंबा खींचूंगा तो फिर खुद की पढ़ाई आप कब करोगे। जो लंबा आपको एक्सप्लेनेटरी पार्ट था, दैट आई हैव ऑलरेडी डन ड्यूरिंग द सेशन। आईएफसी ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलोगे, सिर्फ आईएफसी नहीं लिखोगे आप। ओके, ये वाला अंश जो मैंने आपको पढ़ाया था वो डायरेक्टर्स वाली बात का, जो 197 सबसेक्शन 16 में लिखा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, गवर्नमेंट कंपनीज ओवर, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ओवर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।
ऑडिट के दौरान, दिस इज सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को भी अप्लाई करता है, ब्रांच ऑडिटर्स को भी, इट आल्सो अप्लाइज टू सेक्रेटरियल ऑडिट, ड्यूरिंग सेक्रेटरियल ऑडिट सीएस को भी, एंड कॉस्ट ऑडिट के दौरान कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को भी। दैट ऑडिट के दौरान इफ ऑडिटर, लैंग्वेज ध्यान से सुनना, इसमें एकदम हेराफेरी नहीं करोगे, इफ ऑडिटर हैज रीजंस टू बिलीव दैट एन इंडिविजुअल फ्रॉड अगेंस्ट द कंपनी by officers or employees have been committed of 1 crore or more, की अगर की जाती है against the company by officers or employees, तो इसकी रिपोर्टिंग हमको ADT 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। अभी टाइम शेड्यूल हम लोग देखेंगे। सर अगर 1 करोड़ का नीचे का फ्रॉड है, मुझे नहीं बताना है ना, किसी को बताना है। ऑडिट रिपोर्ट में फ्रॉड, हर टाइप का मटेरियल फ्रॉड रिपोर्ट होता है, पर यहां पर मेरी ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को ADT 4 में रिपोर्टिंग करने को लेकर हो रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एग्जाम में आ गया कंपनी ने फ्रॉड किया था इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट में, वो यहां नहीं आएगा, बिकॉज आई सेड इंडिविजुअल फ्रॉड ग्रेटर देन 1 करोड़ अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर्स में डायरेक्टर्स, मैनेजर, KMP ये सब आई जाते हैं, और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। सर पिछले 7 साल से हमारे यहां फ्रॉड हो रहा था, 20 लाख, 10 लाख, 20 लाख, सेम फ्रॉड हो रहा है धीरे धीरे करके, और इस साल पकड़ा गया है, तो वो भी कवर हो जाएगा। सर आप तो एक फ्रॉड का बोले थे, सेम फ्रॉड है पर ट्रांचेस में होकर कलेक्टिवली अगर 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है, दिस इज ऑल्सो रिपोर्टेड हियर। पर अगर 5 अलग अलग फ्रॉड के अमाउंट्स में, उसको ऐड करके नहीं देखना है। ओके, वेरी गुड। सर अगर ये नहीं रिपोर्ट होता है तो क्या होगा? तो ये फिगर्स जो हैं इसके थोड़े से चेंज हो गए थे। पहले इसका फिगर था 1 लाख मिनिमम, 25 लाख तक का पेनल्टी, और अब क्या है, लिस्टेड कंपनी में पेनल्टी ऑफ 5 लाख ही कर दिया है सिर्फ, और एनी अदर कंपनी में पेनल्टी ऑफ 1 लाख ही कर दिया है। So this is very interesting, but this is tax auditors are not covered for this fraud reporting to CG under ADT 4. Internal auditors की भी यहाँ पर ADT 4 के अंदर ड्यूटी नहीं है, तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन घुमा देगा कभी, और जानबूझ के एग्जाम में आएगा कि फ्रॉड हुआ है, 1.5 करोड़ का फ्रॉड कंपनी ने किया है थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में, तुम ADT 4 का बखान लिख के मत जाना। यहां पर ADT 4 रिपोर्टिंग टू CG इज फ्रॉड अगेंस्ट द कंपनी, वो भी इंडिविजुअल फ्रॉड, पर कुछ एक्सेप्शंस मैंने दिखाए थे जहां पे छोटे फ्रॉड्स को कलेक्टिवली हम मान के 1 करोड़ के ऊपर अगर करते हैं अप्लाई हो जाता है। जो फ्रॉड ऑडिटर को ऑडिट के करने के दौरान मिला, सर अगर मैनेजमेंट को कोई फ्रॉड मिला है तो क्या वो रिपोर्ट होगा? पहले मैनेजमेंट को मिला, फिर ऑडिटर ने नोट किया, तो ऑडिटर देखेगा कि मैनेजमेंट ने एडिक्वेट स्टेप्स लिया है क्या, उनसे रिप्लाई मांगेगा, और अगर एडिक्वेट स्टेप्स नहीं लिया जाता है तो रिपोर्ट होगा। इसके लिए एक फ्लो चार्ट देखा था हमने कि पहले हम ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करते हैं 2 दिन के अंदर, उन्हें 45 दिन का टाइम दिया जाता है, और जैसे ही उनका रिप्लाई, अगर जल्दी आ जाए उनका रिप्लाई, तो उनके रिप्लाई के संग हम अपनी रिपोर्ट जमा देते हैं 15 दिन के अंदर, रिप्लाई आने के अंदर। और अगर उनका कोई रिप्लाई नहीं आता है 45 दिन तक, तो हम 45 दिन के समाप्ति पर रिपोर्ट दे देंगे कि उनका तो कोई रिप्लाई आया नहीं, तो आई हैव टू रिपोर्ट इट। इनको जब मैं रिपोर्ट दूंगा, एक अपने लेटर हेड पे दूंगा, रिपोर्ट शैल बी ऑन द लेटर हेड ऑफ द ऑडिटर इन सील्ड एनवलप, और साथ साथ में यहां पर स्पीड पोस्ट से मैं दे सकता हूं या रजिस्टर्ड पोस्ट विद AD, और एक ईमेल जाएगा कि आपको स्पीड पोस्ट से भेज दिया मैंने ADT 4, या रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू कार्ड, जिसमें उसको कब चिट्ठी मिलती है उसका प्रमाण भी आ जाता है। और ये जो इसमें जो हम लोग रिपोर्ट करते हैं, पूरा नेम ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड, अमाउंट इन्वॉल्व्ड, नेचर ऑफ फ्रॉड, एवरीथिंग इज रिपोर्टेड इन डिटेल। तो ये बहुत डिटेल में हमने इन सारी चीजों को पढ़ा था, और मैंने कोशिश की कि सारे फाइन पॉइंट्स बोल दूं, फिर भी कुछ छूट गया होगा तो आई विल टेक केयर ऑफ दैट। और NFRA बोलकर एक कॉन्सेप्ट आया था इसके अंदर, NFRA की एक सेपरेट वीडियो क्लास है, वो हम लोग अलग से करेंगे। थैंक यू सो मच।